हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पार्लियामेंट का वो जॉइंट सेशन, वो मुश्तरका इजलास जिसका सबको इंतजार था, आज हो गया। आप सब ने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। हुकूमत तमाम तर जो उनके ऊपर मुश्किलात जिसका की बात की जा रही थी कि मुश्किल होगी उनको ये कवानीन पास करवाने में, तो वो मुश्किलात उनके बावजूद अपने मकासद हासिल करने में हुकूमत आज कामयाब हो गई। इजलास में EVM के इस्तेमाल से मुतालिक, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उससे मुतालिक इंतखाबात तरमीमी बिल, इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है वो पेश करने के लिए तहरीक पेश की गई, जिस पर वोटिंग हुई और गिनती में हुकूमत के 221 और अपोजिशन के 203 वोट निकले। इस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया ऐवान में और ये एतराज़ किया कि गिनती में मुशीरों और कुछ लोगों के मज़ीद ज़्यादा वोट गिने गए हैं और 7-8 उस वक्त ऐवान के अंदर मुशीर मौजूद थे। हुकूमत के अपोजिशन के इस मुतालबे पर दोबारा गिनती हुई। फिर अपोजिशन के एहतजाज के दौरान हुकूमत ने कहा कि ये बिल मौखर करते हैं। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल जब पेश किया गया, उसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उसके साथ ही बाबर अवान ने EVM के इस्तेमाल से मुतालिक जो दूसरा तरमीमी बिल था वो दोबारा पढ़ दिया, तो वो भी साथ ही मंजूर हो गया, जिसके ऊपर सारा एतराज़ था अपोजिशन का। तो फिर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया इसी दौरान, जब एक और बिल पेश हो रहा था और ऐवान से वॉकआउट भी किया गया। वज़ीर आज़म ऐवान में मौजूद थे, उनके सामने नारेबाजी होती रही, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी गई, स्पीकर साहब पर बराह रास्त बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और वही हमने देखा सूरत हाल, जिस तरह मछली मंडी का एक मंजर होता है वही ऐवान में नज़र आया। और इसी हंगामे के दौरान अपोजिशन ने फिर वॉकआउट किया और हुकूमत ने एजेंडा के ऊपर जितने भी बिल मौजूद थे वो मंजूर करवा लिए। इस तरीके से जॉइंट सेशन हुआ आज। इस इजलास में अपोजिशन लीडर ने आगाज़ में जब तकरीर की तो उन्होंने तनकीद की EVM को। उन्होंने कहा कि ये ईवल विशस मशीन, ये नाम रखा उन्होंने EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। बिलावल भुट्टो ने भी भरपूर तकरीर की और उन्होंने अपनी तकरीर में यहाँ तक कह दिया आगाज़ में ही कि हुकूमत अपनी अक्सरियत का अगर इस्तेमाल करके बिल पास करवा भी लेती है, जो वो करवा लेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक कह दिया कि आइंदा इंतखाबात को भी कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सख्त एतराज़ात, नाज़रीन आपको याद होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं इसके हवाले से सामने आए और बहुत ज़्यादा हुकूमत के साथ तल्ख कलामी भी उनकी हुई। फिर अपोजिशन की तरफ से भी शदीद एहतजाज काफ़ी दिन से जारी है। कुछ दिन पहले इत्तेहादी MQM ने भी EVM के हवाले से सवालात उठाए थे, लेकिन इस सब के बावजूद और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के ऊपर जो सवालात उठते हैं उसके बावजूद आज ये बिल पास हो गए हैं। तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे आइंदा का जो इलेक्शन है वो अभी से मुतनाज़े नहीं बना दिया गया? इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। और फिर सवाल ये भी है कि कल तक जो इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ थे वो आज हुकूमत पे एतमाद करते हुए नजर आए। EVM के मामले के ऊपर भी हुकूमत के साथ खड़े हुए नजर आए, जबकि अपोजिशन के अरकान जो 213 थे, बनते 213 हैं, वो आज 203 निकले थे। शहबाज शरीफ साहब ने सुबह ही कह दिया था कि हमारे पास अरकान पूरे हैं, बहुत पूरा एतमाद थी अपोजिशन। तो फिर क्यों कम हुए, इसका बाद में उन्होंने एतराफ़ भी किया 5-6 लोग कम थे। एक और इशू भी ज़ेरे बहस है, वो ये है कि जो हुकूमती रुकन है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनसे आज पूछा गया कि आप आ गए, आपके तो बड़े एतराज़ात थे हुकूमत से। उन्होंने कहा मैं आया नहीं बल्कि मुझे लाया गया। फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने कहा वाकई उनको लाया गया, मैं खुद उनको लेके आया था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने, जो अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि अरकान को फ़ोन कॉल्स की गई, पुलिस के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए उनको यहाँ पर लाया गया। कि ये क्या मामला है, क्या एग्जैजरेट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? ऐसा कुछ हुआ इत्तेहादियों के साथ। और फिर एक और मामला ये भी है जो बहुत अहम है, और वो ये है कि बड़ी आसानी से हमारे यहाँ हम देखते हैं कि गद्दारी के फतवे लगा दिए जाते हैं मुखालिफिन की तरफ से, खा वो हुकूमत में हों या इंडिविजुअल्स हों। लेकिन आज फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी इस किस्म की बातें हुई, नारे तो इस तरह के लगे ऐवान के अंदर भी। अपोजिशन ने हुकूमत के ऊपर गद्दारी के हवाले से बात किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो बिल था ICJ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन बिल, इसके हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव को ये हुकूमत NRO देकर देने जा रही है। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ की एक ट्वीट भी थी। ऐवान के अंदर भी इस हवाले से गद्दारी के नारे लगे और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। तो हम ये सवाल रखेंगे कि ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हिदायत के ऊपर पाकिस्तान बाउंड है, ये करने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन है कि कुलभूषण यादव की सज़ा पर नजरसानी की जाए। तो क्या इस पर हुकूमत के ऊपर इस तरह गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना का कोई जवाब बनता है? ये सारे इशूज़ हैं, इनके ऊपर बात होगी। हमारे साथ
सीनियर सहाफ़ी और तजिया अब्बास साहब हैं, वजाहत मसूद साहब हैं और उवैस तौहीद साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगाज़ मज़हर साहब आपसे, और पहली और बुनियादी बात यही है, हुकूमत ने बज़ाहिर सब पूरा कर लिया जिसकी बात की जा रही थी। दूसरी तरफ अपोजिशन जो कह रही थी कि सेनेट से तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ करने जा रहे हैं और हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई है, तो क्या अब कहा जा सकता है कि हुकूमत संभल गई है, और या फिर ये कहा जा सकता है कि आइंदा इंतखाबात को अभी से मज़ीद मुतनाज़ बना दिया गया है? शुक्रिया अफसर। देखिए, हुकूमत तो जाहिर है हुकूमत को कामयाबी हासिल हो गई है। कैसे हासिल हुई है? उन्होंने अपने 221 अरकान वो लेकर आ गए, एक आध अरकान कम था उनका, लेकिन वो ले आए अपने जितने भी थे। कैसे लेकर आए? उन्होंने जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको प्लग इन किया। उन्होंने PMLQ से मामला तय किए। अब ये सारी चीज़ें एडहॉक बेसिस पे होती रहती हैं। जो इत्तेहादी होते हैं वो इसी तरह चलते हैं, मतलब कुछ खुद चलते हैं, कुछ को चलाया जाता है, लेकिन हर दो सूरतों में उन्होंने आज जो करना था वो कर दिया। उन्होंने जिस तरह करना था उस तरह कर दिया उन्होंने। ऐसी चीज़ें भी हुई जैसे EVM वाला मसला है। अब ये स्पीकर के ऊपर उंगली उठ गई, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि उसको डिफर कर दिया गया था EVM वाले को, तो फिर कैसे लेके आए। लेकिन कम वोट में उन्होंने कर लिया जो करना था हुकूमत ने। लेकिन क्या इससे इलेक्शन आइंदा होने वाला इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदाराना होगा, आज़ादाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि ठीक है हुकूमत ने कर लिया, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। इलेक्शन कराना है इलेक्शन कमीशन को। अब लग ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना दबाव इलेक्शन कमीशन पे बढ़ाएगी, और उसका तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ है। वो जो 2 अरकान इलेक्शन कमीशन के अभी करने हैं उसको वो करके वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को तकरीबन आइसोलेट करने की पोजीशन में कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन तो मुतनाज़ा होगा अगला, चाहे वो कोई जनरल इलेक्शन हो या शायद बल्दियाती इलेक्शन में, क्योंकि अब तक इलेक्शन कमीशन नहीं तैयार है EVM के लिए। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो चीज़ें आएंगी उसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक चीज़ को देखेगी मेरे नुक्ता नज़र से, क्योंकि वो अदरवाइज पार्लियामेंट में होने वाली लेजिस्लेशन पे कम इन्वॉल्व होते हैं, कम मुदाखलत करते हैं, मां सिवाय उसके कि वो आइन से मुतसादिम हो कोई चीज़ें। तो अब जो भी अपोजिशन है, उनके लीगल टीम है, उन्होंने ये साबित करना होगा कि चाहे वो नैब ऑर्डिनेंस हो, चाहे EVM वाला मसला हो, ओवरसीज का हो, कि ये इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन से किस हद तक मुतसादिम है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा या रेफर बैक हो जाएगा। हर दो सूरतों में मुझे सूरत हाल जो है, गवर्नमेंट ने अपनी उस पोजीशन को रिवाइव तो किया है जो आज से जो 2-3 हफ्ते पहले लग रहा था कि झटके आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आ रही हैं, वो हुआ तो है, और उसके लिए उन्हें बड़ी कोशिश करनी पड़ी है। डॉक्टर आमिर लियाकत पे मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि वो एक गैर संजीदा, अपने आप को एक गैर संजीदा सियासतदान के तौर पे सामने लेकर आ रहे हैं। तो कहीं से कोई यूनिक बात कह देते हैं वो, ताकि अटेंशन ड्रॉ करने। मेरा ख्याल है थोड़ी सी संजीदगी लानी चाहिए उन्हें अपनी सियासत में। जी बिल्कुल सही। और लेकिन क्योंकि बाकायदा तौर पे अपोजिशन ने, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बातें की हैं कि उन तक इत्तलात पहुंची। हम आते हैं इस तरफ दोबारा, वजाहत साहब। अब अदालत से मदद साहब भी कह रहे थे, पहले अदालत की तरफ से इस तरह के रिमार्क सामने आ चुके हैं कि पार्लियामान का मामला है और अदालतों से पार्लियामेंट के काम न करवाए जाएं। आज शहबाज साहब ने इसको ईविल विशेस मशीनें करार दे दिया, बिलावल साहब ने भी भरपूर तनकीद की, लेकिन हुकूमत ने अपनी बात मनवा ली है। अब आप क्या समझते हैं, ये कैसा इकदाम हुआ है और आगे क्या अब हाथ से निकल गया है, ऑपोजिशन के हाथ से निकल गया है मामला? मोहतरम अब्बास साहब ने जो निकात उठाए हैं वो बहुत वैलिड हैं, बहुत उनमें वजन है। मैं एक तो बस उसमें इजाफा करना चाहूँगा। एक तो ये कि हुकूमत रिवाइव नहीं हुई, या ये जो कुछ आज हुआ है ये हुकूमत ने नहीं किया, ये हुकूमत प्लस ने किया है। और शायद आपको याद होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से 6 अक्टूबर आनवर जो है वो 19 नवंबर को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी, और उसमें ख़ास नुक्ता जो है वो EVM का भी चल रहा था। जहाँ तक आइंदा इंतखाबात के मुतनाज़े होने का सवाल है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 1970 से लेके अब तक का कौन सा इंतखाब पाकिस्तान में ऐसा है
जो शफाफ हुआ हो, जो अवाम की बिल को जो है वो उसकी नुमाइंदगी करता हो। तो पाकिस्तान के लोग तो इसके जो है वो आदी ही हैं। मेरी ये राय है कि आज जो कुछ ईवान में हुआ है, इसके बाद फ्रॉम नाउ ऑन आई सी टर्मोइल एंड ट्रबल, क्योंकि छोटे मोटे मुफादात के लिए समझौते करना, ज़रा थपकी की ख्वाहिश में किसी को एक्सटेंशन वगैरह दे देना, वो और मामलात होते हैं। लेकिन EVM का मतलब है कि मौजूदा हुकूमत को छोड़ के दीगर तमाम सियासी कुव्वतें जो है वो ख़ुदकुशी कर लें। तो ऐसा पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो नहीं हुआ करता। तो मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ये मामला जो है इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ जाएंगे, ये इंतखाब सड़कों पे जो है वो एहतजाज की तरफ जाएंगे, और फिर ऐसे सवालात भी उठेंगे कि एक ख़ास नज़रिए के या एक ख़ास सोच रखने वाले लोग जब सड़क पे आते हैं तो उन्हें अपने कहा जाता है, और जब सियासी कुव्वतें सड़क पे आएंगी तो तब रियासत का जो है वो रद्द-ए-अमल वो क्या होगा। बिल्कुल ऑन पेपर जो है वो आज पार्लियामेंट में जो है बुलडोज कर दिया गया है, और जहाँ तक अदलिया से रिजॉर्ट करने का, रिज्यू करने का, प्रे करने का मामला है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि अब इसमें अपनी सूरत कई बार न देखिए, अब इस दिल के आईने में कई बार आ गए। तो अब तो पिछले बरसों में, पिछले अशरों में हमने जो कुछ देख रखा है, अदलिया जो है वो तो without any intent to for contempt of court, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो तो रिफ्लेक्शन बन गई है हुकूमत प्लस की, और हुकूमत प्लस की रिफ्लेक्शन रही है। तो अदलिया वाला मामला जो है उस पर मुझे तो कोई ख़ास तवक्को नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है ओवैस साहब जी 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 तो ताहिर साहब से बात कीजिए, अवैस साहब से बात कीजिए। जी वजाह साहब, आप अगर मुकम्मल कर चुके हैं वजाह साहब, तो ओवैस साहब ये जो खदशा जाहिर कर रहे हैं वजाह साहब कि ये मामला अब आज जो हुआ है, आपकी नज़र में क्या होगा? हुकूमत ने अपनी पावर वंस एंड फॉर ऑल शो कर दिया आज ऐवान के अंदर, और बाकी का वक्त उनका सुकून से गुजर जाएगा, या अब ये एक नया महाज खुल गया EVM वाला जो कि आगे मामलात को मजीद उलझा सकता है? देखिए, शुक्रिया अफसा। देखिए, आज का जो पूरा जो कानून साजी थी, जाहिर बात है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नाफिज करना और हुकूमत के लिए, और फिर उनका एक बड़ा सपोर्ट बेस जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो ये समझते रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का जो मंत्रा है कि जी माजी के हुक्मरान, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, ये सारे तेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, और अब एक इन जमातों की म्यूजिकल चेयर खत्म होनी चाहिए और इमरान खान साहब को इख्तियार मिलना चाहिए। तो वो एक तरह से जाहिर बात है कि उनको एक ये तो सपोर्ट चाहिए थी कि जी हम ओवरसीज के लिए क्या कर सकते हैं, अब इलेक्शन आने वाले इलेक्शन का दौर दौरा है, तो एक तरह से उनको सियासी एक कामयाबी तो मिली। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज की सारी कानून साजी का प्रोसीजर था उसको मैं तनाजुर में देखता हूँ। जो हालिया एक तनाजा खड़ा हुआ एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन, और वो था ISI की सरबराही तैनाती या तकर्री पे, जो बाद में तय हो गया। लेकिन जो बीच में जो सारे सियासी मुबस्सरीन थे, जो अवाम थी, वो यही मुंतज़िर थी कि जी अब जो कानून साजी होगी उसमें क्या होगा, ये एक सफ़े पर होंगे एस्टैब्लिशमेंट या इमरान खान साहब की हुकूमत, या नहीं होगी, या जो पुराने जो रिश्ते नाते हैं वो टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। तो इस तरीके से जो आज मुस्कुराहटें थी वज़रा पे या मुशीरान पे के चेहरों पर इमरान साहब के, उससे तो ये है कि जी इत्मीनान का उन्होंने सांस लिया है और एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि नहीं जी ऑल इज वेल। और जो लग रहा था कि इमरान खान साहब के घर में, सियासी घर में हर चीज सही नहीं है, तो वो एक मैसेज दे रहे हैं। आज चाहे फवाद चौधरी साहब देख लें, चाहे शहबाज गिल साहब, खैर उनकी बात तो ना करें, और जितने भी लोग हैं, तो एक शोर शराबा, वो तो एक रूटीन का मामला बन गया है बदकिस्मती से। लेकिन जो दूसरी तरफ अपोजिशन की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आई, और मुझे उनके दरमियान जो फासले हैं वो कम होते हुए नजर आए।
और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब की जो सियासी मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक ब्रिज कहीं ना कहीं है, जो हमारी इत्तलात भी हैं और जो हमें महसूस हो रहा है कि वो जो दूरियां थी, जो फासले थे, वो कम हो गए। और आज पहली दफा हुआ कि ना वोट कम निकले, ना हाथ कम खड़े हुए। और जो हमने देखा था साजिद संजरानी साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो मुझे कहने का मकसद ये है कि आज मुझे अपोजिशन काफी मुत्तहिद नजर आई। ये बात तो तय है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला है या जो इंटरनेट पर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का राइट है, ये तनाज़ात तो आगे खड़े रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा तनाज़ा होगा वो ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत कब जा रही है, वो ये होगा कि अपोजिशन जो इस वक्त मुत्तहिद नजर आ रही है वो ये भापने की कोशिश कर रही है और वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ये जो अभी कुर्बत हुई है, जो इत्तेहादी एकदम इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हुए, वोटिंग के साथ हुए और काफी, क्या उनकी दूरियां होंगी नहीं होंगी। मुझे ऐसा लगता है तो ये महसूस कर ये दूरियां बढ़ेंगी, ये फासले बढ़ेंगे और 2023 के इंतखाबात की जो सब बंदियां होंगी वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिलनी चाहिए या मिलेगी इस तनाजे के बाद। तो ये सारा जो तनाजुर है मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसके दरमियान कुर्बत और उसके बाद आप इस तनाजुर में देख रहे हैं उसके गिर्द घूमता है आज की कानून साजी का मामला। बिल्कुल सही। मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके मजहर साहब से खास तौर पे इसी पूछूंगी कि क्या ये ऑल इज वेल की हुकूमत को आज खबर मिलती है इससे, या जो ऑपोजिशन भांपना चाह रही थी इस ज्वाइंट सेशन से भी और फिर सेनेट के हवाले से भी, उस हवाले से उनको कोई पैगाम मिला है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद मजहर अब्बास साहब। अब ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उस तरफ भी आते हैं। एक तो वन पेज के हवाले से भी जो बात थी, या ऑल इज़ वेल है या नहीं है, लेकिन ये ओवरसीज़ का जो मामला है क्योंकि ये बड़ा दिल के करीब है हुकूमत के और बड़ा ख़ास है इनके लिए, इस पर दो दलाइल सामने आए। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमें इस तरीक़ाकार पे एतराज़ है कि पेरिस में शख्स हो और मुल्तान में वोट डाला जाए। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि डॉलर तो हम उनसे मंगवा लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, उनको वोट का हक नहीं दे सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हुकूमत की दलील ठीक है या अपोजिशन का एतराज़ दुरुस्त है? ये ओवरसीज़ का वोट का मामला आखिर है क्या और आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब सर टेक्निकली बिलावल ठीक कह रहे हैं। ये आपको बहुत, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का हक होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो तरीक़ेकार है उस पर प्रॉब्लम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात इस तरह की, यानी बिलावल ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की भी मिसाल दी कि वहाँ भी ओवरसीज कास्ट करते हैं वोट, तो वो किस तरह करते हैं, वही तरीका आप यहाँ क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने अब ये इनिशिएटिव ले लिया और इमरान खान, चाहे उनकी बात इमरान खान कुछ भी करें, वो हर सूरत में ये चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी। एक प्रॉब्लम और भी है, इसको अभी इसमें इंक्लूड किया गया नहीं है, वो ये भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और वो अपनी नेशनलिटी उस वक्त तक बरकरार रख सकते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें सरेंडर करनी पड़ेगी, नहीं जीतते तो वो बरकरार रखेंगे। अब ये भी एक बड़ी सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन चूंकि जिस अंदाज में जो है इस वक्त गवर्नमेंट जा रही है, वो हर सूरत में उन ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देना चाहती है और जाहिर है उन्हें पता है कि अगर ये फाइनली ये जो कानून बन गया, अभी तो बिल पास हुआ है क्योंकि अभी टाइम लगता है, कानून बन गया, अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, लेकिन अगर ये कानून बन गया तो उसका जाहिर है अच्छा खासा फ़ायदा इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा और वो कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जी ये चीज़ अब हो गई है कि जो एक बयानिया डेवलप किया है उसकी वजह से उनको फ़ायदा होगा। ये वजह साहब, ये ऑब्सेशन एक हम देखते हैं ओवरसीज से, या फिर अक्सर हम इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये वाहिद हुकूमत है जिसने अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका में जाके जलसा किया था। एक ऑब्सेशन है कि ये डॉलर भेजते हैं, ओवरसीज में बहुत पॉपुलर भी है पीटीआई की जमात, लेकिन आगे के लिए किस किस्म का, अगर इंतखाब लड़ भी सकेंगे और वोट भी दे सकेंगे ओवरसीज, और एक तरीक़ाकार जिसके ऊपर अपोजिशन जो है वो सवाल उठा रही है, तो इतना इन्हिसार ओवरसीज के ऊपर क्यों है हुकूमत का, और ये चीज़ आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है ये वाला मामला?
जो हमारा डायस्पोरा है अक्सर भी पाकिस्तान से बाहर, वो बाय एंड लार्ज एक तो कंजर्वेटिव है। उसकी जो हमदर्दियाँ, वो उसका जो चूँकि उनमें से बेशतर लोग वो हैं जो जब पाकिस्तान से गए तो उसका ताल्लुक जो है वो जिसकी जो क्लास ओरिएंटेशन थी वो मखसूस तरह की थी और वो इमरान खान साहब को सूट करता है। मैं 2-3 निकात इसमें और भी अर्ज़ करना चाहूँगा, उस पर फिर मज़हर साहब और अब्बास साहब जो है वो बेहतर राय दे पाएंगे। एक तो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहुत बड़ी तादाद जो है इज़ लाइकली टू रिटर्न स्पेशली फ्राम गल्फ एरियाज ओवर द नेक्स्ट 4 or 5 years। और जो यूरोप में बैठे हैं उनकी अब दूसरी और तीसरी नस्ल वहाँ पे है, क्या उनको भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ गिना जाएगा जो वहाँ पैदा हुए और जो वहाँ पे पले बढ़े, जिनका पाकिस्तान की के साथ जो है सिवाय पेरेंटल मामलात के कोई ताल्लुक नहीं है? क्या इस तरह से जो ओवरसीज़ लोग हैं दूसरे ममालिक में, फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश, इंडिया, जो हमारे एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ भी इस तरह की सूरत हाल पाई जाती है? हम बाज़ औक़ात जो है वो वक्ती मुफाद के लिए क़वानीन में ऐसी तब्दीलियाँ या ऐसे तोड़ फोड़ कर लेते हैं जो आगे चल के बहुत पेचीदगियों का बायस बनती है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो इसकी गवाह है। मैं इसको बहुत जुडिशियस स्टेप नहीं समझता, और जो तरीक़ाकार पे एतराज़ात बिलावल साहब ने और उठाए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ इसमें भी वज़न है। और ये गलतफहमी भी छोड़ दीजिए कि इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है डायस्पोरा में। डायस्पोरा जो है उसका पाकिस्तान के साथ सियासी शऊर का नहीं, जज्बाती लगाव का रिश्ता है, और वो जज्बाती लगाव जो है वो बदलता रहता है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और बहुत मुतलव्वन मिजाज होता है। तो देखते हैं कि इससे क्या नतीजे निकलेंगे। एट दी मोमेंट मैं ये जानता हूँ कि जो पाकिस्तान में सीधे साधे 11 इंतखाबात कौमी हुए हैं, उनमें जो पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं उनको देखते हुए ये मामला तो उससे ज़्यादा पेचीदगियों का बायस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हेलसिंकी में 20 पाकिस्तानी बैठे हुए होंगे तो क्या उनके लिए पोलिंग बूथ बनेगा? और पाकिस्तानी जो है वो तो दुनिया भर में फैले हुए, वो तो ग्रीनलैंड से लेके जो है वो रोमानिया तक बैठे हुए, तो क्या उन सब के लिए वो बनेगा? वहाँ पे उनमें से बहुत से ममालिक तो ऐसे हमारे सफारतखाने नहीं है, और हमारा मुल्क तो जो आप जानते हैं जो बहुत ही मुनफरिद मुल्क है, यहाँ तो एक सूबाई असम्बली के हल्के में अचानक 20 पोलिंग उस पर धुंध होती जाती है। सूबाई असम्बली के एक हल्के में इटसेल्फ बड़ा पेचीदा होगा। बड़ा पेचीदा होगा। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ वजाहत साहब आपकी इजाजत हो तो मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी। हम इसी पे आपस आके भी बात करते हैं, लेकिन यकीनन आप समझते हैं कि ये पेचीदा होगा और इसको डिफाइन करना भी अभी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मजीद बात करना कि किन किन को कंसिडर किया जाएगा ओवरसीज़ के अंदर। एक और बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर आज गद्दारी की बातें भी हुई, भारतीय जासूस को NRO देने का इल्ज़ाम भी हुकूमत के ऊपर लगा। इस बारे में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में आज का जो जॉइंट सेशन था, मुश्तरका इजलास था, हंगामा खेज़ किस्म का, उसके बारे में बात हो रही है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं क्विकली चाहूँगी अब हमारे जो तीनों मेहमान हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगी। उवैस साहब, ये जो ICJ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन बिल है, इस हवाले से आज बहुत शोर रहा और हमने देखा कि गद्दारी के नारे भी लगे, ना सिर्फ ऐवान के अंदर बल्कि उसके बाद भी उसके अलावा भी जब मरीम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस वक्त भी इस किस्म के मोदी का यार के नारे। तो अब बिलावल भुट्टो साहब ने ऐवान के अंदर भी कह दिया कि NRO दिया जा रहा है भारतीय जासूस को, और इस किस्म की एतराज़ हो रहा है। लेकिन ये एतराज़ क्यों है? क्योंकि ये तो बैनुल अक़वामी तौर पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के ऊपर। ICJ का फैसला है, इस हवाले से बाउंड है उस पर अमल करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के रुकन मुल्क है पाकिस्तान। तो क्या वजह है कि इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर तनकीद की जा रही है? क्या महज सियासी बयानात हैं ये? अब सर देखिए, जो आपने बोया है वो काट रहे हैं। जो आपने माजी के अंदर सियासी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की और जो आपने दूसरे मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करने की कोशिश की, उसी की बुनियाद पे अब देखें ना कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो
बिलावल भुट्टो जो है नवाज शरीफ साहब को ताना देते रहे गद्दारी का और मोदी के यार का और डॉन लीग्स का, और दूसरे तरीके से फिर पीटीआई ने भी यही रवैया इख्तियार किया और एक नैरेटिव बना हुआ है। देखिए ये तो आईसीजे के मामला जो उसकी सिफारिशात थे इसमें तो कोई बजायका नहीं है मेरे ख्याल में, और कुलभूषण जाधव जो है वो एक पाकिस्तान के पास पहला एक ऐसा ये है कि जिसके अंदर सर्विंग एक नेवल ऑफिसर इंडिया का जो है वो आपके पास आपकी तहवील में है और उस पर बातचीत हो रही है। ठीक है, आपने किस तरह केस लड़ा नहीं लड़ा, कमजोरी से ताकत से, जो भी आपने केस सही लड़ा गलत लड़ा वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त वो आपकी तहवील में है और इंडिया को उस प्रेशर को महसूस करता है। मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियाद पर आप सियासत अगर पार्लियामेंट में हो रही हो, पार्लियामेंट के अंदर आप बहुत बहस करें और इस पे भी बहस करें कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नारेबाजी जो एक दूसरे को गद्दारी का और मुहिम जो टाइटल है वो मैं समझता हूँ कि ये एक बिगाड़ जो है हमने पाकिस्तान के बाद से देखा है आपसा, और वो ये कि फिक्र की बुनियाद पर जब रियासत आर्बिट्रेशन का काम करेगी तो फिर जत्थे हो, चाहे वो सियासी पिट्ठू हो, चाहे वो लीडरान हो, वो इस तरह के नारे अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो एक मैं समझता हूँ एक बहुत सारे जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हैं उनको इससे इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी तरफ इज्तनाब यकीनन करना चाहिए। मजहर साहब जी 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 आप मुकम्मल कर लें वैसा। देखिए दूसरी तरफ जो मामला जो सबसे देर बहस था, और अगर हम इसको क्रूडली रखें जो ये ओवरसीज पाकिस्तानीज का मामला है, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का मामला जो है वो ज्यादातर जो है वो पंजाब से है और यहाँ पे नून लीग और पीटीआई का इलेक्शन होना है 2023 के अंदर। एक दूसरा, तहरीक लब्बैक को अगर आप सियासी एक आपने कार्ड दे दिया और उसको क्लियरेंस सारी दे दी रियासत ने भी और हुकूमत ने भी, तो वो भी तहरीक लब्बैक भी जो डेंट डालेगी वो नून लीग के वोट पे डालेगी, और यही परसेप्शन मैं समझता हूँ कि पेट इंटरेस्ट के साथ इस वक्त कुछ थिंक टैंक्स का है जो इस वक्त हमारे हुकूमत में मौजूद है। ये मैं समझता हूँ कि अगर इंतहा पसंदों को आप इस बुनियाद पे क्लियरेंस देंगे तो वो आपको ही बैकफायर करेगा। बिल्कुल, ये सेल्फ बहुत बिल्कुल यकीनन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वजह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, कंक्लूडिंग आपके रिमार्क्स इसके ऊपर जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि उसूल भी किसी चीज़ का नाम होना चाहिए, खा वो हुकूमत हो या वो अपोजिशन हो। एक तरफ आज एग्जांपल दी बिलावल साहब ने कि नून लीग जो है वो ऐवान के अंदर अपनी पोजीशन स्ट्रांग होने के बावजूद भी यकतरफा कानून साजी नहीं करती थी, ऑन बोर्ड लेती थी, लेकिन इस तरफ उसूल कहाँ गए? ये जो मामला है इसके ऊपर टेक्निकली अगर देखा जाए तो एतराज़ बनता नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ गद्दारी के आज नारे भी लगे। हमारी जो सियासी सकाफत है ये कमजोर है और इसमें जो है वो असूल की बात करने को समझा जाता है गोया हम अपना इलेक्टोरेट या अपने सपोर्ट बेस हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो तो जदीद तालीम याफ्ता हैं, नौजवान हैं और उनके सामने तो सारा पॉलिटिकल करियर पड़ा है, उनसे ज्यादा बेहतरी की तवक्को की जाती है, लेकिन ये गद्दारी का लफ्ज जो है ये इतना बड़ा लफ्ज है कि इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो से बेहतर कौन जानता है कि उनके नाना को का असल जुर्म जो है तो भारत के साथ एक प्रॉपर रेजोल्यूशन की कोशिश करना था। उनकी जो मोहतरमा वालदा थी उन्हें 1989 में किस अजाब से गुजरना पड़ा सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान, और जो है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को उससे गुजरना पड़ा। इस तरह के गद्दारी के नारों से सस्ती जज्बातियत और कौम परस्ती तो पैदा हो सकती है, लेकिन कौम का रास्ता खोटा होता है। मैं तो एक सियासी कारकुन या एक मामूली सहाफ़ी के तौर पे इसे मुनासिब रवैया नहीं समझता। इससे जमहूरियत कमजोर होती है और गैर जमहूरी कुत्तों के हाथ मजबूत होते हैं। उन्हें ये बताने का मौका मिल जाता है कि देखिए ये सियासतदान कैसे बेअसूले हैं और कैसे जो है ना ये इनको जरा सी गाजर खाई जाए तो ये चल पड़ते हैं। जी बिल्कुल। मजहर साहब आप भी इस बारे में बात कर रहे थे तो अपना कमेंट कीजिए, खासकर बिलावल साहब के हवाले से कि उनको क्या इसके बारे में कुछ बेहतर अंदाज नहीं अपनाना चाहिए था, और फिर आखिरी कमेंट होगा आपका तो ये भी बात कीजिए कंक्लूडिंग कि अब क्या ऑल इज वेल है हुकूमत के लिए, या जो अपोजिशन ऐवान में आज हमें यकजा नजर आई वो इनको टफ टाइम देने जा रही है? देखिए दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ। ऑल इज नॉट वेल तो कभी, ऑल इज वेल तो कभी भी नहीं होता हमारी सियासत में।
और जहां तक पहली बात है, ये अभी वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि और कोई कह ना कहे, कम से कम बिलावल भुट्टो को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है ये इस तरह के मुकदमा झेले हैं और उन्हें पता है कि इस तरह के मुकदमा किस तरह बनाए जाते हैं। तो और ये भी पता है कि असल में कुलभूषण वाला जो मामला था वो क्या था, और ये खासतौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो मेरा ख्याल है और तनकीद करते, ये जरूर कह सकते थे बिलावल कि भाई कल तक आप कुलभूषण के बारे में आपकी पोजीशन कुछ और थी, आज कुछ और है, उसमें वो सारी बातें करते। लेकिन जब आप गद्दारी कहना शुरू कर देते हैं, गद्दार किसी को कहना शुरू कर देते हैं, और गद्दारी का सर्टिफिकेट या गद्दारी का जुमला उसके जबान से आए जिसकी पूरी आधी से ज्यादा पार्टी वो भुगत चुकी है, उनकी अपनी वालदा ये चीजें भुगत चुकी हैं, उनके अपने नाना ये भुगत चुके हैं, ये जो चीजें होती हैं, एक नई रिवायत कायम करने की जरूरत है। हमारी टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा होती है, वरना दरअसल जो है वो मीसाक़े सियासत की जरूरत है इस वक्त, जिसमें खास तौर पे इन चीजों पर कहीं सारी जमातों का कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। एक ये कि लोगों को एक दूसरे को गद्दार कहना छोड़ें, और दूसरे ये कि एक दूसरे पे जो है कुफ्र और इस तरह के फतवे लगाना छोड़ें। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए बहुत जरूरी है अबव पॉलिटिकल लाइंस इस बात पे बात होनी चाहिए कि हमें एक मीसाक़े सियासत की जरूरत है, जिसमें सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत की बात हो, जिसके अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट ना देने वाली बात हो, जिसके अंदर टॉलरेंस की बात हो कि आप इख्तलाफ करें, लेकिन जिस तरह की जबान इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ वो जबान इस्तेमाल ना हो। तो मेरा ख्याल है इस चीज की बहुत जरूरत है तमाम सियासी जमातों के अंदर। अवैस साहब, आपके कंक्लूडिंग क्या कमेंट्स होंगे? अब आप आगे क्या होता हुआ देखते हैं? ये जो अपोजिशन है, इन्होंने बहुत सारे ऐलानात पहले भी किए थे, सड़कों पर निकलने की भी कोशिश की। अब हालात वाक़यात जिस तरह आगाज में आपने भी जिक्र किया, वन पेज के हवाले से जो बातें हो रही थी, जो चहमगोइयां हो रही थी, उस हवाले से कॉन्फिडेंस डिफरेंट था। अब आप आने वाले वक्तों में क्या देखते हैं हुकूमत के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, और अपोजिशन जो है वो मुझे अब मुत्तहिद नजर आ रही है, और जो कंफ्यूजन है या जो बौखलाहट है वो मुझे हुक्मरान इत्तेहाद या इत्तेहादियों के माबैन है। हाँ, ये जरूर है कि आज उन्होंने कानून साजी में कामयाबी हासिल कर ली, और आरसी तौर पे मुझे ये कामयाबी लगती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होके, मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लेकर पहले वोटर्स टेस्ट करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पर है, कितने फासले हैं, और उसके बाद वो सेनेट के चेयरमैन पे अपनी जो है वो टेस्टिंग करेंगे। लेकिन लगता मुझे यही है अच्छा कि अपोजिशन जितनी कमजोर नजर आ रही थी, जितनी बिखरी हुई नजर आ रही थी, जितनी चेहरों पर बौखलाहट नजर आ रही थी अपोजिशन के, अब वो मामला नहीं है। और ये जो तैनाती और तकरीरी का तराजा खड़ा हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं जान में देख रहा हूँ, और बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की कुर्बत में भी, और मुझे जो अंदाज लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिलवास्ता और बराह रास्त राब्ते भी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान है, और दरमियान में लोग भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में और इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत के माबैन जो फासले नापने के, उसमें पीडीएम का इत्तेहाद इस्तेमाल करेंगे जरदारी साहब। उसके बाद वो सियासी इत्तेहाद रहे ना रहे, इंतखाबी इत्तेहाद में कन्वर्ट हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत करीब नजर आ रही है नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब की जेवाई के करीब, और एक ही जबान नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि इससे हुकूमत को कहीं ना कहीं घबराना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर ये एकतरफा मामला बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। हुकूमत को घबराने के लिए वैसा, मैं जाते जाते ख्वाजा आसिफ साहब का एक अभी ट्वीट आया थोड़ी देर पहले, वो भी पढ़ देती हूँ। अब उनका अपना ओपिनियन ही है ये। वो कहते हैं ईवीएम इमरान खान के जरिए कानून साजी करके लाई जा रही है, लेकिन उनके लिए नहीं लाई जा रही। तो देखते हैं कि आने वाला वक्त किस तरफ लेके जाता है सूरत हाल को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उवैस तौहीद साहब, मजहर अब्बास साहब और वजाहत मसूद साहब। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा। हुकूमत को यकीनन आज के ज्वाइंट सेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उनको दरीना ख्वाहिश थी ईवीएम के हवाले से, ओवरसीज के वोट के हवाले से, लेकिन ऑपोजिशन भी जिस तरीके से
हमारे मेहमानों ने बात की कि वो भी आज पार्लियामान के अंदर यकजा नजर आई। तो देखते हैं उनके हलकों से कोई खबर आती है और क्या आगे वो हुकूमत को कोई टफ टाइम देने की सलाहियत अभी रखते हैं या नहीं रखते, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।